नमस्कार, मैं चंदन कुमार, दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे, बीएड कॉलेज चित्रगोपी में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं कोर्स 4 में आज साहित्य की भूमिका, भाषा में साहित्य की भूमिका में आप सभी के बीच कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि साहित्य को लिटरेचर बोलते हैं, साहित्य यानी सहित, वैसा लिखावट या वैसी लिखी हुई चीजें जिसमें किसी का हित छिपा हो, किसी के बारे में जानकारी छिपी हो, या किसी भी प्रकार से किसी न किसी का उससे हित होता हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। रही बात अब साहित्य का निर्माण, उसका प्रचलन, उसका उपयोग, ये सब समाज में ही संभव है। तो हम साहित्य और भाषा, इस दोनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि भाषा और साहित्य में आखिर क्या संबंध होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ भाषा है वहाँ साहित्य होगा, जहाँ साहित्य है वहाँ ऑटोमेटिक भाषा भी होगी। बिना भाषा के साहित्य का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे हैं? कहता है कि भाषा विभिन्न कालों में परिवर्तित हुई है, समय के साथ भाषाएं भी बदली। हमारे देश में जब मुगलों का शासन था तो अरबी फारसी का प्रचलन था, उस समय वही भाषाएं प्रचलन में थी। मुगल के बाद अंग्रेजों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, कुछ 200 सालों तक उन्होंने राज किया। मुगलों का जो अरबी फारसी का प्रचलन था उसको उन्होंने समाप्त कर इंग्लिश का प्रचलन शुरू किया। सारे कामकाज की चीजें इंग्लिश में होनी शुरू हो गई। जब वो अंग्रेज चले गए तो धीरे धीरे हिंदी ने अपना स्थान ग्रहण करना शुरू किया। तो समय के साथ भाषाएं बदलती गई, विभिन्न काल में विभिन्न रूपों में भाषाएं परिवर्तित होती गई। चाहे भाषा मृत हो या जीवित हो, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो मृत हो गई और कुछ भाषाएं हैं जो श्रेणी में है। पाली हो गया, फ्रांस हो गया, प्राकृत हो गया, ये सब भाषाएं अब प्रचलन में नहीं है। अब इनको अमृत भाषाओं की श्रेणी में रखते हैं। तो चाहे भाषाएं जीवित हो या मृत हो, लेकिन अगर उस भाषाओं के साहित्य का अगर हमें अध्ययन करना होगा तो हमें भाषा का सहारा लेना ही होगा, तभी हम उस साहित्य को आत्मसात कर पाएंगे, यानी उस भाषा को हमको जानना होगा। तो हमें उन भाषाओं से परिचित होना होगा, तभी उस भाषा के जो साहित्य है उसको हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। अब कहता है कि भाषा और समाज या भाषा और साहित्य, इन दोनों का संबंध समाज से। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि मनुष्य की जो भी जरूरतें हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सभी चीजें मनुष्य को समाज में ही मिल पाएगी। अगर कल्पना कीजिए मनुष्य को जन्म के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, या तो वो भूख के मारे मर जाएगा या फिर जंगली जानवर उसे खा जाएगा। तो एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको समाज में रहना आवश्यक है। और मनुष्य समाज में रहेगा तो स्वाभाविक है भाषा का प्रयोग करेगा। तो भाषा और साहित्य दोनों का संबंध जो है वो समाज से है। भाषा जो है समाज से ही उत्पन्न होती है, उसका इस्तेमाल समाज में होता है, उसका प्रचलन समाज में होता है। रही बात साहित्य की, तो साहित्य का भी इस्तेमाल, निर्माण, प्रचलन, वो सारी चीजें समाज के अंदर ही संभव है। इसलिए कहा गया है कि भाषा और साहित्य जो है उनका संबंध समाज से भी होता है। कहता है कि जब तक भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर लेंगे, आप साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते। यानी भाषा पे आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी आप उस भाषा के साहित्य को पढ़ सकते हैं, उसको अर्थ ग्रहण उसका कर सकते हैं। मान के चलिए बंगाली में अगर कोई साहित्य लिखा हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिख दिया हो, तो उसको हम कब पढ़ पाएंगे? जब हमें बंगाली भाषा का ज्ञान होगा, उसमें हमारा पूर्ण अधिकार होगा। केवल आधा अधूरा अधिकार नहीं, भाषा पर पूर्ण अधिकार के लिए हमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये चारों कौशल होना चाहिए उस भाषा से। जब तक हम किसी भाषा को सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक उस भाषा पे हमारा पूर्ण अधिकार नहीं हो पाएगा। और जब तक उस भाषा पे हमारा पूर्ण अधिकार
नहीं होगा तब तक हम भाषा को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएंगे। और जब भाषा को पूर्ण रूप से नहीं सीखेंगे तो उस भाषा के जो भी साहित्य हमें प्राप्त है वो हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अब है कि भाषा के रूप कितने, भाषा के प्रकार कितने, तो सामान्यतः हम कक्षा में दो तरीके के भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब दोनों का अपना अपना महत्व है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा कि मौखिक भाषा अधिक महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा लिखित भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर देखा जाए शैक्षणिक दृष्टि से तो मौखिक भाषा लिखित भाषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि लिखित भाषा जो है वो केवल साक्षर लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक और एक पढ़े लिखे लोग से अनपढ़ व्यक्ति तक उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो इसलिए हम उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मौखिक भाषा कहीं ना कहीं लिखित रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सुबह उठते हैं, रात के सोते समय तक सबसे ज़्यादा अगर किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह है मौखिक भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें अपनी बातें किसी दूसरे तक पहुंचानी होती है जो हमसे दूर है। जो हमके नज़दीक है उनको हम मौखिक रूप में ही अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग हम अपने संदेश को या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जब व्यक्ति हमसे दूर हो तब हम उसका प्रयोग करते हैं। कक्षा में लिखित भाषा का प्रयोग, मौखिक भाषा का प्रयोग, ये सारी चीज़ें भी हम इस विषय में पढ़ेंगे। लिखित भाषा का कक्षा में क्या प्रयोग है, मौखिक भाषा का क्या प्रयोग है। लिखित भाषा के प्रयोग के अगर हम साधारण या सामान्य दृष्टि से देखें तो दो तरीके से हम लोग कार्य करते हैं कक्षा में। पहला तो क्लास वर्क, दूसरा होमवर्क। क्लास वर्क भी हम कराते हैं बच्चों को, तो लिखित कार्य करवाते हैं। घर से लिखने के लिए भी देते हैं, होमवर्क बनाने के लिए तो भी हम उसको लिखित कार्य देते हैं। तो लिखित भाषा का भी महत्व है और मौखिक भाषा का भी अपना महत्व है। इस विषय पे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अभी तत्काल के लिए इतना ही। धन्यवाद।